हेलो स्टूडेंट्स, हम माइटोकॉन्ड्रिया के डेवलपमेंट को हम देख चुके हैं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और डिटेल में समझेंगे। हमने जो बात कर ली थी, क्या क्या बातें की थी हमने ये बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस मिलता है जिसे हमने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा था। जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ जो पदार्थ है वो पदार्थ प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होता है और उसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स का। और उस मैट्रिक्स में हमें 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिले थे और एक प्रोकैरियोटिक प्रकार का डीएनए हमें इसके केंद्रीय भाग में या किसी भी भाग में देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो डीएनए था वो कैसा था? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और नेक्ट प्रकार का डीएनए। हमने इतनी बात कर ली थी। अब हम आगे और डिटेल में इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जो एमसीक्यू जिस प्रकार के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य हैं उनको हम डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले देखा किसने? कोलिंकर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कीटों की रेखित पेशियां उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उन्होंने बताया कि कीटों की इस रेखित पेशियों के अंदर बहुत सारे ऐसी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें दो झिल्लियाँ सी दिखाई दे रही हैं। अब ये रेखित पेशियां क्या होती हैं? रेखित पेशियां वो हैं जिन पर हमारा वॉलंटरी या ऐच्छिक नियंत्रण होता है, उनको रेखित पेशियां कहते हैं। और डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको जूलॉजी में, तो हम इसको ज़्यादा चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि अल्टमान नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इनको अनेक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो यूकैरियोटिक जीव थे, उनके अंदर देखा और बताया कि हाँ बिल्कुल इस प्रकार की संरचना मिल रही है और यह एक स्थायी संरचना है और लगभग सभी कोशिकाओं में देखने को मिल रही है। और एक नया नाम दे दिया, बायोप्लास्ट इसको कह दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अल्टमान को भी दिया जाता है और फ्लेमिंग को भी दिया जाता है। इन दोनों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इसको देखा बहुत से एनिमल्स में, प्लांट्स में, बल्कि ये बताया कि एक स्थायी संरचना के रूप में कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इन दोनों को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। हम एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक, और हाँ ये बात ध्यान रखने की है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, है ना। केंद्रक में नहीं मिलेंगे, केंद्रक के बाहर मिलेंगे। अब संख्या कितनी होगी? संख्या इनकी कितनी भी हो सकती है, यह निर्भर करेगा कि वो सेल कितनी एक्टिव है। यदि सेल ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, कम एक्टिव है तो कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। जैसे हम एनिमल की बजाय एनिमल और प्लांट दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता लगेगा कि एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं किसकी तुलना में? प्लांट की तुलना में। कम एक्टिव होने के कारण प्लांट को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट की तुलना में ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक प्लांट है क्लोरेला उसका नाम है उसका, और उसके अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब मान लो एक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया मिले, या ये भी हो सकता है कि कोशिका ज़्यादा एक्टिव है तो 1000 माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 5000 माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में मिलते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम। और ये एक एमसीक्यू बनता है कि कॉन्ड्रियोम क्या होता है। एक कोशिका में पाए जाने वाले सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। अब
ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस है। किसका? पावर हाउस ऑफ सेल। जिस प्रकार घरों के लिए पावर हाउस काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की सप्लाई करता है, उसी प्रकार एक कोशिका के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की सप्लाई करता है। और हमें ये भी पता है कि एक कोशिका के लिए एनर्जी किस रूप में होती है, एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है और एटीपी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अब इसके जो आगे की डिटेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया, बाहरी झिल्ली और उसके पश्चात आंतरिक झिल्ली जो है वो अंतर्वलित हो गई है और क्रिस्टा या क्रिस्टी का निर्माण कर लिया है। बाहरी झिल्ली हो या आंतरिक झिल्ली हो, ये दोनों है वास्तव में क्या है, मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना जब हमने पढ़ी थी तो रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत दिया था, इकाई कला मॉडल दिया था। और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते समय उसकी चर्चा भी की थी। वो इकाई कला मॉडल क्या था कि सभी झिल्लियाँ, मतलब कोशिका के बाहर मिले या कोशिकांगों की झिल्लियाँ मिले, वो सभी झिल्लियाँ संरचना में एक जैसी होती हैं। अर्थात वो किसकी बनी होंगी? वो फोस्फोलिपिड की बनी होंगी और जिसके अंदर प्रोटीन गुलाब जामुन की तरह, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे बात की थी ना, गुलाब जामुन की तरह उसके अंदर व्यवस्थित रहेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दोबारा देख लें यदि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रत्येक झिल्ली किसकी बनी है? फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है। अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्लियाँ देखने को मिल रही हैं, आउटर झिल्ली और इनर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? आउटर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके समानता रखने वाली होती है। इसके अंदर जो फोस्फोलिपिड मिलता है उसका नाम है फोस्फेटाइडिल कोलीन। फोस्फेटाइडिल कोलीन नाम का फोस्फोलिपिड बाहरी झिल्ली में तो मिलेगा ज़्यादा और आंतरिक झिल्ली में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। वास्तव में बाहरी झिल्ली जो होती है उसकी तरलता ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर फोस्फोलिपिड ही ज़्यादा मिलते हैं और जो प्रोटीन होते हैं उनकी मात्रा कम मिलती है। लेकिन आंतरिक झिल्ली की बात करें तो आंतरिक झिल्ली में फोस्फोलिपिड की तुलना में प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं और उसकी तरलता कम होती है। तो बाहरी झिल्ली की तरलता के साथ में उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए साथ में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कोलेस्टेरोल है ये भी बाहरी झिल्ली में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें इन दोनों झिल्लियों की संरचना में अंतर समझ में आ रहा है कि बनी हुई दोनों किस प्रकार की हैं? वही फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, और बाहर की तरफ लगे हुए हैं तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और बीच में धसे हुए हैं तो बाहर की तरफ लगे हुए हैं तो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और बीच में धसे हुए प्रोटीन्स हैं तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रकार की संरचना की ही बनी हुई हैं कौन सी? बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों। लेकिन इसमें ये जो फोस्फोलिपिड है उसकी टाइप में अंतर मिलेगा। कैसे? कि बाहरी झिल्ली में जो फोस्फोलिपिड मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? फोस्फेटाइडिल कोलीन प्रकार का ज़्यादा मिल रहा है और साथ में कोलेस्टेरोल मिलेगा। और बाहरी झिल्ली में फोस्फोलिपिड भी ज़्यादा मिलेगा और प्रोटीन थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा।
लेकिन आंतरिक झिल्ली की बात करें तो उसमें फोस्फोलिपिड कम और प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, और आंतरिक झिल्ली में फोस्फोलिपिड जो होता है वो फोस्फोटाइडिल कोलिन के रूप में कम नहीं पाया जाता, मतलब कम पाया जाता है। उसमें मेनली जो फोस्फोलिपिड होता है वो कौन सा होता है आंतरिक झिल्ली में? आंतरिक झिल्ली में जो मेन फोस्फोलिपिड होता है वो डाईफोस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल होता है। कौन सा होता है? डाईफोस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। ये वाला फोस्फोलिपिड मेनली किस में मिलेगा? आंतरिक झिल्ली में। और बाहर वाली में कौन सा मिल रहा है? फोस्फेटाइडिल कोलिन मिल रहा है। तो इन दोनों झिल्लियों में अंतर हो गया है। अब हमने ये बात पहले वाली वीडियो में कर ली थी कि आंतरिक झिल्ली से जो परिबद्ध लिक्विड जो है उस लिक्विड को क्या कहा गया था? मैट्रिक्स नाम हमने दे दिया था। क्या नाम दिया था? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम हमने दे दिया था। आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान को भी हमने नाम दे दिया था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यह स्पेस जो होता है वो कितना होता है? लगभग 100 एंगस्ट्रम का स्पेस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और इसमें भी, इस स्पेस में भी अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। अब ये जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली को देखें हम तो इस आंतरिक झिल्ली में दो सरफेस हो गई, एक तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, एक हो गई अंदर की तरफ। तो जो अंदर वाली जो सतह होती है, यहाँ चित्र से समझते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा किस तरफ है? मैट्रिक्स की साइड में। तो इस सतह को कहा जाता है एम फेस। और ये वाला जो सतह होती है वो किस साइड में है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है। इसे कहा जाता है सी फेस। क्या कहा जाता है? सी फेस। अब ये झिल्ली बनी हुई कैसी है? बनी हुई तो वही है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर की, और इसमें कई जगह प्रोटीन धसे हुए हो सकते हैं। इस प्रकार की संरचना की बनी हुई होती है इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली के वलन के द्वारा जो संरचनाओं का निर्माण हो रहा है अंगुली सदृश, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी या क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर अनेक प्रोटीन की संरचनाएं जुड़ी रहती हैं, साथ में साइटोक्रोम जुड़े रहते हैं। तो साइटोक्रोम्स एक विशेष लाइन में जुड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करेंगे। कहाँ? ये इनर मेम्ब्रेन पे जुड़कर। तो हमें पता है कि कोई भी प्रकार की मेम्ब्रेन हो, उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन एम्बेडेड होंगी। वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के रूप में मिल सकती हैं। प्रोटीन के साथ में इसकी इनर मेम्ब्रेन पे कुछ साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, और ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं, और इस क्रम में लगकर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। इनके पश्चात में यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पर इस प्रकार की संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं वो वास्तव में कैसी दिखाई देती हैं? इस प्रकार की, जैसे कि एक टेनिस का रैकेट हो। ये जो संरचना है इस रूप में इनर मेम्ब्रेन पर लगी हुई है, और इस संरचना को कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम।
इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार की बनी हुई होगी। इसके अंदर प्रोटीन का एक कोई पार्टिकल फंसा हुआ है और इससे ऊपर की तरफ कुछ और प्रोटीन नुमा संरचनाएं जुड़ी हुई हैं और जुड़कर एक इस प्रकार की संरचना का कोई चीज बना रही है। ये पूरा का पूरा जो है उसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये कहलाता है ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम का वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ रहता है वो कहलाता है F0। वो हिस्सा जो इनर मेम्ब्रेन से बाहर निकला रहता है वो कहलाता है F1 पार्टिकल। इन दोनों के जो ऑक्सीसोम है उसके बारे में एक साइंटिस्ट हुए फर्नांडेज मोरेन। कौन हुए? फर्नांडेज मोरेन। उन्होंने बताया था और ये MCQ में आ जाता है कि ऑक्सीसोम की खोज किसने की, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि फर्नांडेज मोरेन जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, वापस हम डायग्राम से ही समझेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर F1 जो पार्टिकल हैं वो इस प्रकार, या ऑक्सीसोम इस प्रकार लगे होंगे या मैट्रिक्स की साइड में लगे होंगे, इस प्रकार नहीं लगे होंगे, ये मैट्रिक्स की तरफ देखते हुए लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लगे होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्पेस है वो कहलाता है मैट्रिक्स। हमने बात कर ली थी। इस मैट्रिक्स में ये भी बताया था कि DNA मिलता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्रकार का और 70 प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। अब राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे तो एंजाइम्स होंगे, क्योंकि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है यहाँ पर क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के एंजाइम हमें मिलते हैं। अब क्रेब्स चक्र क्या होता है आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इवन आप 11th और 12th में भी पढ़ के आए होंगे कि क्रेब्स चक्र, श्वसन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्रेब्स चक्र आता है। तो क्रेब्स चक्र के एंजाइम हमें माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं। अब देखो कि यदि DNA मौजूद है तो पर DNA के अंदर एक कैपेसिटी है कि वह रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन क्या होता है कि DNA से DNA का बनना ही रेप्लिकेशन है। तो DNA मौजूद है, DNA अपनी प्रतियां बना सके, अपनी कॉपी बना सके, तो यह रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है। DNA mRNA बना दे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और यदि mRNA बन गया है तो उसके अनुवादन या ट्रांसलेशन से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब देखो, जो भी कोशिका होती है उसके अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो अनिवार्य रूप से मिलेगा। और हमें पता है कि ये आंतरिक झिल्ली से घिरी हुई जो संरचना है वो वास्तव में किसी टाइम एक बैक्टीरिया हुआ करता था। वो बैक्टीरिया यूकेरियोटिक कोशिका ने खा लिया, तो इसके अंदर रेप्लिकेशन मिलेगा क्योंकि DNA मौजूद है। mRNA निर्माण की क्षमता मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है और mRNA से बाद में प्रोटीन का निर्माण यानी ट्रांसलेशन हो सकता है। ये पूरे तरीके से एक स्वायत्त अंग की तरह कार्य कर सकता है, परंतु इसे अर्ध स्वायत्त इसलिए कहा जाता है कि जब इसकी संरचना छोटी होने लगी, श्रिंक होने लगी और आंतरिक झिल्ली इस प्रकार अंतर्वलित होने लगी तो कुछ ऐसी जीन्स में कमी आई जिन जीन्स की पूर्ति
केंद्र के डीएनए से हो सकती थी। ये बातें और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके काम की नहीं है। हमें जो 2-3 बातें समझने की है कि इसमें राइबोसोम मिलेगा 70S प्रकार का मिलेगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्रकार का मिलेगा और नेक्ड प्रकार का मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है। कैसा होता है? जीसी रिच प्रकार का डीएनए हमें मिलता है। जीसी रिच होने का मतलब क्या हुआ? डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्षारक मिलते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यदि जीसी ज़्यादा है तो वो किस प्रकार का डीएनए हो जाता है? प्रोकैरियोटिक प्रकार का। और हमें पता है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्रोकैरियोट से हुई है। तो इसका डीएनए भी कैसा मिलेगा? जीसी रिच मिलेगा। और राइबोसोम की हमने बात कर ली। अब इस प्रकार राइबोसोम 70S प्रकार के मिलेंगे, और 70S प्रकार के राइबोसोम भी किन का विशिष्ट लक्षण है? 70S राइबोसोम, ये भी प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो जानकारी समझने की थी वो हमने समझ ली है। अब यदि आप डिटेल में बुक्स में पढ़ोगे तो आपकी हर चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आती चली जाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला कार्य है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इन दोनों शब्दों को हम समझते हैं कि फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है। हिंदी में इसे फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं। क्या होता है फॉस्फोरिलीकरण? एडीपी में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़कर उसको एटीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देना फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। अब एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा किसी भी रूप में हमें मिल सकती है। ये एटीपी निर्माण हो गया। अब यदि एटीपी निर्माण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा की आवश्यकता यदि हमें लाइट के द्वारा मिले, किसके द्वारा मिले? लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा मिले, तब हम उसे बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन वो एनर्जी हमें किससे मिल रही है? यदि हम किसी मॉलिक्यूल का, किसी अणु का ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीकरण करें, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा का उपयोग किया जाए फॉस्फेट जोड़ने में, तो इस प्रकार का फॉस्फोरिलीकरण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। अब इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य वैसे तो एनिमल से रिलेटेड है, प्राणियों से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो कहीं पे भी हो एक जैसी संरचना मिलती है, चाहे आप जूलॉजी पढ़ें चाहे बॉटनी पढ़ें, दोनों में एक जैसी स्थितियाँ मिलती हैं। अब जो अंडे होते हैं, उन अंडों के अंदर आपने जैसे मुर्गी का अंडा देखा होगा, केंद्र में अत्यधिक एक पीला पदार्थ भरा होता है जिसे योक कहते हैं। इस योक के निर्माण के लिए, योग का जो निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? वाइटेलोजेनेसिस, पीतक निर्माण। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूसरा कार्य ये हो गया। इसके अतिरिक्त हम तीसरी बात करते हैं कोशिका द्रव्यी वंशागति, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्यी वंशागति क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि माता पिता से जो गुण हैं वो उनके बच्चों में पहुंचते हैं और उसमें डीएनए मदद करता है।
यानी डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। अब वो डीएनए कहीं पर भी हो सकता है। डीएनए केंद्रक में भी मौजूद है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके अंदर एक रेखीय जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, उसके केंद्रक में रेखीय प्रकार का डीएनए मिलता है। तो ये भी वंशागति में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर दो कोशिका अंगक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक यानी प्लास्टिड कह दो, क्लोरोप्लास्ट कह दो, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मिलता है और जिसमें भी डीएनए मिलेगा वो डीएनए कुछ ना कुछ विशेष कैरेक्टर्स जरूर रखेगा, विशेष लक्षण जरूर रखेगा, और जहाँ पे भी डीएनए मिलेगा वह आगे वाली पीढ़ी में उन लक्षणों का स्थानांतरण करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो डीएनए केंद्रक में मिलता है वो केंद्रकीय वंशागति को के जो लक्षण हैं उनको निर्धारित करेंगे। और केंद्रक के बाहर का सारा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। तो ऐसे विशिष्ट लक्षण जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से निर्धारित होते हैं, उन लक्षणों की वंशागति किससे होगी? उन लक्षणों की वंशागति माइटोकॉन्ड्रिया से ही होगी। तो ऐसे जो लक्षण जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा निर्धारित होते हैं उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका द्रव्य वंशागति में भी हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो जानकारी थी वह पूरी हो गई। यहाँ एक बात हमें और समझ लेनी है कि हमने कोशिका सिद्धांत के दौरान रोडल्फ विर्चोव के सिद्धांत की बात की थी कि प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में तो एक सेल ही है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्यों ना हो। तो यदि वो सेल है तो नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किससे होगा? जो पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके विभाजन से ही नए माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। ये बात हमें समझने के लिए ज़रूरी है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की एकदम नई उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहले यदि मान लो कोई कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसके विभाजन से जो भी कोशिकाएं बनेगी उसमें किसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसी सेल्स नहीं होती हैं जो विभाजन भी कर सकें और जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो नए माइटोकॉन्ड्रिया किससे बनेंगे? पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से ही बनेंगे। तो एक कोशिका जिसमें शुरुआत में मान लो केवल 5 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, विभाजन कर करके माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कर सकते हैं कि उस कोशिका के अंदर 500 हो गए। लेकिन वो 500 बने किससे? इन 5 माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से ही ये 500 बने हैं। यानी लगातार विभाजन होता चला गया और बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इतनी हो गई। तो नए माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से ही बनती है। इस प्रकार हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप लोग बुक से इसको पढ़ें। समझने वाली जो चीज़ें थी हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और भी कहीं आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी जो क्यूरीज़ हैं उनको भेजें और डिस्कस करें। और जहाँ भी दिक्कत आती है हम उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।